नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सीधे आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। नौगांव से इस समय बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ का मामला एक बार फिर से सामने आया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर के नौगांव से इस वक्त की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। तो एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, भारतीय सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, एक आतंकी को ढेर किया है। जी बिल्कुल, देखिए देर रात आतंकियों को सूचना मिली थी कि नौगाम क्षेत्र में कुछ आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों के साथ उसी दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। वहीं रिहायशी इलाका होने के चलते इलाके में पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है ताकि किसी स्थानीय को एनकाउंटर के दौरान कोई क्षति न पहुंचे और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और अभी भी कहा जाए तो एनकाउंटर जो है वो जारी है। एनकाउंटर लगातार जारी है। क्या लग रहा है कितने आतंकियों के छुपे होने की आशंका लगातार अभी जताई जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है? जी देखिए, 2 से 3 आतंकियों के बारे में सूचना मिली थी। अभी तक एक आतंकी मारा गया है और कहा जाए तो कश्मीर घाटी के अंदर अभी भी 150 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, जो समय समय पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और सुरक्षा बलों को जब भी कोई इनपुट मिलता है उसके बाद उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। इस एनकाउंटर में भी अभी तक एक आतंकी जो है वो मारा गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के नौगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। एक आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक आतंकी को ढेर किया गया। भारतीय सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। और राजधानी लाइव की पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में पानी सप्लाई के संकट को दूर करने के लिए अब उपराज्यपाल अनिल बैजल निगरानी कर रहे हैं और दिल्ली के एलजी राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विशेष रूप से झुग्गी कॉलोनियों में कमी की घटनाओं के कारण दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद से विस्तृत रिपोर्ट की मांग भी की है। इस संबंध में दिल्ली एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड से एक व्यापक स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एक विस्तृत समयबद्ध कार्य योजना का पालन किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है और उनके अलावा दिल्ली में पानी की आपूर्ति के संबंध में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत की है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पानी की जो समस्या है लगातार बनी हुई है। समस्या पानी की देश की राजधानी में आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से है, लेकिन अब एलजी ने खुद इस मामले पर नजर रखी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली के अंदर लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पानी का संकट बिल्कुल गहराता जाता है और कहीं ना कहीं जो जनता है वो बिल्कुल परेशान होती नजर जाती है। यहाँ तक कि पीने तक के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और लोगों को अपने बर्तन लेके, बाल्टियां लेके इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। मगर इसी को मद्देनजर रखते हुए एलजी यानी कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली की पानी की समस्या को लेकर अब निगरानी कर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर आखिर पानी की कमी क्यों नजर आ रही है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला, कोरोना काल के अंदर भी कहीं ना कहीं लोग बाग जो पानी के लिए तरसते नजर आए और कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह बाल्टियां ले लेकर पानी लेने के लिए जा रहे थे और कहीं ना कहीं इतनी दूर तक जा रहे थे, कई बार तो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं अब उपराज्यपाल जो है वो निगाहें रखे हुए हैं, हर तरीके से
कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के अंदर पानी का संकट खत्म हो सके। और इसीलिए दिल्ली के जल बोर्ड से और एनडीएमसी से दोनों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर पानी की समस्या क्यों बनी हुई है। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जो है उनसे भी बैठक की गई है एलजी की, और एलजी के उन्होंने भी वार्तालाप की थी कि उसके अंदर भी पानी की जो समस्या है वो किस तरीके से दूर की जाएगी। और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की जाएगी और हर तरीके से कोशिश की जाएगी दिल्ली के अंदर पानी का संकट ना बने। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की गई है, यूपी सरकार से बातचीत की गई है, किस तरीके से इन दोनों सरकारों की मदद ली जाएगी? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लगातार जो पानी आता है वो लगभग हरियाणा से छोड़ा जाता है और हरियाणा के अंदर से ही पानी दिल्ली के अंदर आता है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अब एलजी खुद मुख्य इस पर निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि जो जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और दिल्ली सरकार निरंतर वादे जरूर करती है कि दिल्ली के अंदर पानी की आपूर्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मगर जब भी गर्मी आती है तो इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। मगर जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री एलजी जो है वो लगातार ये इस पे निगाहें बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश की जाएगी दिल्ली की जनता को पानी की सुविधाएं मिल सके। मगर यह देखना होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी क्या स्थिति बनी रहेगी या फिर स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। मगर एलजी अब इस पर निगाह बना के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी, चाहे वो जल बोर्ड हो या फिर एनडीएमसी हो, दोनों से रिपोर्ट मांगी जाएगी और आगे चलकर रणनीति बनाई जाएगी कि दिल्ली के अंदर पानी की स्थिति बिल्कुल भी खराब होती नजर नहीं आए। जी, हम देख रहे हैं कि इसमें एलजी इसमें नजर बनाए रखेंगे इस पूरे मामले में। क्या सीएम केजरीवाल से भी उनको कोई सहयोग की उम्मीद है, सहयोग मिल पाएगा उनको? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें सीएम की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सपोर्ट जो भी मिलनी चाहिए, सहयोग भी मिलना चाहिए। मगर दिल्ली जल बोर्ड जो है वो खुद कहते हैं अरविंद केजरीवाल के अंडर में है और अरविंद केजरीवाल इसको लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि सॉर्ट आउट हो तो नजर आए और कहीं ना कहीं जनता को परेशानी ना हो। मगर बड़े बड़े वादे करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती रहती है और कहीं ना कहीं गर्मियों के अंदर खास तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। मगर बात करें जो झुग्गी इलाके हैं, यानी कि छोटे इलाके हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि उनके अंदर वाटर लाइन की सप्लाई भी कम होती है और कहीं ना कहीं लोग बाग जो पानी के लिए तरसते नजर आते हैं, चाहे वो नबी करीम के जैसा एरिया हो या फिर झुग्गिया जैसा इलाका हो या मंगोलपुरी जैसा इलाका हो, इन पर सबसे ज्यादा निगाहें बनाए के बैठे हुए हैं एलजी। और कहीं ना कहीं यही देखना होगा कि बैठक के बाद क्या रणनीति बनाई जाएगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या बैठक में वार्तालाप की जाएगी और कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या है दिल्ली के अंदर उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। जी, बरसात का समय चल रहा है, कब तक इस पानी की समस्या को दूर कर लिया जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीने के पानी की समस्या हो या फिर दूसरे पानी की समस्या हो, जो समस्या आती है वो बरसात के मौसम में ही आती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बरसात के मौसम में और सबसे ज्यादा जब गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पानी की आपूर्ति वो ज्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई कम हो जाती है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खुद एलजी अब इस पर निगाह बनाए हुए हैं और देखना होगा कि एनडीएमसी और जल बोर्ड से किस तरीके की रिपोर्ट आती है उनके पास और किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। मगर यही स्पष्ट होगा कि दिल्ली एलजी की जो है वो लगातार इसके अंदर निगाह बना के रखे और लगातार दिल्ली की जनता जो परेशान होती है पानी के लिए, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर और चीजों के लिए यूज करने वाला पानी हो, वो कहीं ना कहीं मिलता रहे। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर माफिया भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पीने का पानी है वो कहीं ना कहीं निरंतर लोगों को खरीदना पड़ता है और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती है। मगर आप देखना होगा जल बोर्ड पानी की सप्लाई करेगा या फिर एलजी के द्वारा सप्लाई हो पाएगी या जनता कहीं ना कहीं सिर्फ वादों के पर विश्वास करेगी। जी, हम देखते हैं कि जब दिल्ली में कोई फैसला होता है तो उपराज्यपाल और सीएम के बीच में सहमति कई बार नहीं हो पाती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सहमति नहीं बन पाती। ये एक ऐसा मुद्दा है, पानी का एक ऐसा मुद्दा है जबकि सीएम और उपराज्यपाल दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए, दोनों को मिलकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। इस बार लग रहा है कि दोनों लोग मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे। देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें एलजी की और मुख्यमंत्री की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में हमेशा यही देखने को मिलेगा, तालमेल नहीं मिलता और कई बातों पे तो तालमेल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के जल बोर्ड की, यानी कि पानी की सप्लाई की, तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि दोनों ही सरकारें या एलजी और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है, दोनों के बीच में तालमेल है और जनता कहीं ना कहीं यही चाहती है कि तालमेल कैसे भी बने और कहीं ना कहीं उनको फायदा हो, क्योंकि जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगी वो परेशानियों में जूझते रहेंगे। मगर दिल्ली सरकार हो या फिर एलजी हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेवारी अब दोनों के ऊपर डाली गई है, क्योंकि दिल्ली के जो अधिकार है वो एलजी को दे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एलजी की भी भूमिका बनती है जनता के लिए पानी मुहैया कराना। जी,
एलजी की जिम्मेदारी बनती है पब्लिक के लिए मुहैया कराना, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि अगर कोई भी गलती रह गई या फिर कहीं पर खामी रह गई तो एलजी पर डाल दिया जाता है, नगर निगम पर डाल दिया जाता है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से ठीकरा फोड़ा जाता है। और अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कमी रह जाती है तो फिर केंद्र सरकार का एक्शन भी, बीजेपी का एक्शन भी देखने को मिलता है कि नहीं नहीं यहाँ पर तो कोई कमी रह गई है। ये जो वाद विवाद है बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाली बात आ जाती है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की जो दोनों पार्टियां हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बनता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की जो कमियां रह जाती हैं तो केंद्र सरकार उनको गिनाता है, और केंद्र सरकार की कमी रह जाती है तो आम आदमी पार्टी वाले उनको गिना देते हैं कि आपकी तरफ से कमी रह गई है और जनता परेशान है। मगर कहीं ना कहीं इसमें आरोप नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी गर्मी आती है, बारिश का मौसम आता है, कहीं ना कहीं जल पानी की दिक्कतें आती है, और कहीं ना कहीं जनता हर बार वादों के साथ साथ हर बार इनको वोट देती है। और कहीं ना कहीं चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, दोनों को ही जनता ने वोट दिया, कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना चाहिए। मगर अभी तक स्थिति इतनी कंट्रोल में नहीं है कि जिस तरीके से पानी की सप्लाई पूरी मिल पाए दिल्ली को। जी राजीव, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि जल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है अनिल बैजल ने, अब जल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है, कब तक ये रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है और क्या लगता है उस रिपोर्ट में क्या जवाब आएगा? आखिरी सवाल है आपसे। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से अनिल बैनर्जी की बात करें तो क्योंकि जो उपराज्यपाल ने जल बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी है, यहाँ तक कि एनडीएमसी से भी रिपोर्ट मांगी है, दोनों ही मिलकर रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के बाद में ही तय करा जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। मगर जिस तरीके से जल बोर्ड की तरफ से बार बार कहा जाता है कि वाटर लाइन की सप्लाई टूट गई है या फिर सप्लाई नहीं जा पा रही है, तो कारण क्या है उसका ये भी जानेंगे एलजी, और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों में पानी की सबसे ज्यादा कमी है, यानी कि झुग्गी इलाकों के अंदर या छोटे इलाकों के अंदर, उनके अंदर कारण क्या है, क्यों कम पानी पहुंच पा रहा है, या फिर उनकी सप्लाई कम है, या फिर जो पाइपलाइन की कमी है, या फिर किस चीज की कमी है, ये सारी रणनीति देखेंगे अब एलजी साहब, और एलजी साहब ही इसके अंदर रणनीति बनाएंगे कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से जनता को राहत दी जा सके। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका पूरी जानकारी के लिए। तो पानी संकट दूर करने के लिए अब उपराज्यपाल खुद आगे आ गए हैं ताकि पानी के संकट को देश की राजधानी से दूर किया जा सके। उपराज्यपाल अब पूरी तरीके से इस मामले की निगरानी करें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बातचीत की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत की गई है अनिल बैजल की तरफ से, ताकि ये जो पानी की समस्या है इसको सुलझाया जा सके, क्योंकि देश की राजधानी में देखने को मिलता है ज्यादातर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब राजधानी लाइव की अगली खबर आपको बताते हैं। मुंबई में समुद्री रूट के जरिए गल्फ देशों में अवैध शराब की तस्करी करने वाले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने स्पीड बोट का सहारा लिया है, और इन नावों के जरिए उत्पादन शुल्क विभाग की टीम समुद्री इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। इस पेट्रोलिंग के दौरान उत्पादन शुल्क विभाग ने पिछले 2 दिनों में शराब माफियाओं के कई अड्डों को ध्वस्त करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इन स्पीड बोट के जरिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की टीम ठाणे, मुब्रा और डोंबिवली के खाड़ी इलाकों में शराब तस्करी के समुद्री रूट पर पेट्रोलिंग करते हुए कड़ी निगरानी रख रही है। इस पेट्रोलिंग का जबरदस्त असर भी लगातार देखने को मिल रहा है, और इस दौरान राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने कई अड्डों को ध्वस्त करते हुए तकरीबन 2 करोड़ की शराब बरामद करते हुए 15 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की टीम भारी बारिश के बीच में छापा मारकर अवैध शराब के कई ड्रम बरामद कर रही है। उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों की माने तो इस अभियान में उन्हें जबरदस्त सफलता हासिल हुई है, और इसी से उत्साहित होकर आने वाले कुछ दिनों में वसई समेत अन्य तमाम खाड़ी क्षेत्रों में इसी तरह की बोट से पेट्रोलिंग करके शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। इस मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना, ये आपको सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो शराब को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई का यह पूरा मामला है जहां पर उत्पादन शुल्क विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपको मालूमात देना चाहता हूँ कि ठाणे के जिलाधिकारी मिस्टर राजेश नार्वेकर जी, उन्होंने डीपीडीसी के जो फंड होते हैं उसमें से स्पेशल प्रोजेक्ट करके ठाणे जिले के लिए 8 बॉडी खरीदी करने के लिए परमिशन दी थी और उन्होंने एक ड्रोन कैमरा खरीदी करने के लिए भी परमिशन दी थी। अभी आपको पता चला होगा कि लास्ट वीक में हमारे ठाणे सुपरिटेंडेंट जो है उनकी टीम, उन्होंने एक निर्मिती केंद्र जो है हरपट्टी का, वहाँ छापा मारा और तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की मुद्देमाल वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमारे जो स्टाफ है वहाँ का, विशेषतः ठाणे ज़िले का स्टाफ है, उनमें काफ़ी जोश आ गया है, मोटिवेशन उनका बढ़ गया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसी कार्रवाई करेगी और बाकी जगह जहाँ भी ऐसे निर्मिती केंद्र है वहाँ भी वो कार्रवाई करेगी। सर, अब तक कितनी कार्रवाई की गई है इन बोट्स के द्वारा? इस बोट के द्वारा आज तक 2 कार्रवाई की है, लेकिन जो भी कार्रवाई की है वो बड़ी तादाद में कार्रवाई हुई है और उससे बाकी ज़िले के जो हमारे स्टाफ है उनका भी अभी होश थोड़ा बढ़ गया है। अभी जहाँ खाड़ी जैसा इलाका है वहाँ के सुपरिटेंडेंट मांग कर रहे हैं कि हमें भी ऐसी पूरी चाहिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बड़ा खुलासा इसको कहा जाएगा, बड़ी सफलता इसको कही जाएगी, क्योंकि लगातार अवैध शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही थी, अब बड़ी सफलता उसमें मिली है। पूरा मामला क्या है? जी काजल, देखिए जिस तरह से मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में हाँ, शराब कारोबारियों का जो लगातार तस्करी का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में ठाणे के जिला कलेक्टर ने
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को 8 स्पीड बोट दिया है। इस बोट के जरिए समुद्री रास्तों के जरिए जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर रखेंगे। हालांकि इस नजर के दौरान शुल्क विभाग को तमाम बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी के साथ करीब 2 करोड़ की शराब भी जब्त की गई है। माना जा रहा है कि इस तरह की लगातार जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे में और काफी लोग जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि जिस तरह से समुद्री रास्ते के जरिए, गोल्फ के जरिए विदेश से जो है तमाम शराब की तस्करी होती है, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने का एक बेहतरीन जरिया जो है राज्य शुल्क विभाग ने खोज निकाला है। लिहाजा उनको बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। ये बोट के जरिए किस तरीके से शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, किस तरीके से शराब को बरामद किया जा रहा है, कैसे बोट के जरिए ये पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दे रहे हैं अधिकारी? देखिए, मुंबई में अगर किसी को एंट्री लेना तो जाहिर तौर पर नाकाबंदी से गुजरना होता है। ऐसे में तमाम चेकिंग के दौरान पकड़े जाने का शक होता है। लिहाजा समुद्री रास्ते से आना बहुत आसान होता है। इसको लेकर अब तमाम जो शराब तस्कर है, शराब माफिया है, वो कहीं न कहीं समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा तमाम जो खाड़ी इलाके माने जाते हैं, समुद्री किनारे से लगा हुआ सटा हुआ जो खाड़ी इलाका है, वहां पे इस तरह के जो है शराब बनाते हैं और उनको पैकिंग करके बेचने का काम करते हैं। लिहाजा लोगों की नजर नहीं पहुंचती। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, पिछले 1 हफ्ते से लगातार राज्य विभाग कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 15 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से लगातार सफलता मिलती रही तो 24 घंटे इस तरह की जो कार्रवाई जारी रहेगी। लिहाजा न सिर्फ मुंबई बल्कि थाने, पालघर और वसई इलाकों में इस तरह की स्पीड बोट के जरिए लोगों के ऊपर नजर रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शुल्क विभाग ने अवैध शराब बरामद की है, बड़ा शिकंजा शराब माफियाओं पर कसा गया है। राजधानी लाइव की तीसरी खबर आपको बताते हैं। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ टीआईजी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के उद्देश्य से, प्रभु श्री राम और उनके भक्तों को बदनाम करने के उद्देश्य से बिना किसी सबूत के राम जन्मभूमि न्यास पर आरोप लगाकर निम्न स्तर पर ये राजनीति करने वाले, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आप नेता संजय सिंह, सपा नेता पवन पांडे, साथ ही उनके आका अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के खिलाफ ज्ञापन दिया है, ऐसा उनका कहना है। इस दौरान देश और हिंदू समाज के दुश्मन इन नेताओं पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 और अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। बदलने वाली है और भव्य वहाँ पर रामलला का मंदिर बनने वाला है। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में आप नेता संजय सिंह जी और पवन पांडे जी द्वारा दस्तावेज को गलत तरीके से प्रस्तुत करके राम जन्मभूमि सेवा न्यास ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपना क्लेरिफिकेशन भी दे चुका है। तो इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इससे पूरे देश का हिंदू समाज, सभी देशवासी बहुत दुखी हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज डीआईजी इंदौर को निवेदन किया है, उन्हें प्रमाण के साथ हमने निवेदन किया है कि इनके आरोप बेबुनियाद है, करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसलिए इन चारों लोगों पर, संजय सिंह, पांडे जी, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश यादव पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये धारा के तहत, मतलब इसमें एक धारा है हमारे संविधान में जिसके तहत इसमें मुकदमा दर्ज भी होता है। तो उस धारा के तहत हमने वो धारा भी अपने डॉक्यूमेंट में लिखी है, उस धारा के तहत इन पर मुकदमा किया जाए, ऐसा निवेदन किया। आकाश जी, कभी नीम होता है मुकदमा तो किसी तरह के आंदोलन की आपने चेतावनी दी है? देखिए, हमने अपने स्तर पे तो हम लोग प्रयास करेंगे ही, बाकी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले को देख रहा है, हम जैसा भी संगठन की दृष्टि से आदेश आएगा, संगठन की ओर से आदेश आएगा, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से समय जुड़ चुके हैं। गणेश, मकसद क्या था विधायक का डीआईजी को पत्र सौंपने का?
हाँ देखिए काजल, सबसे पहले अगर बात करें तो अब जो भव्य राम मंदिर है उसके नींव की स्थापना हो चुकी है और जल्द जो है, जो देशवासी जो चाह रहे थे, करोड़ों जो हिंदू चाह रहे थे राम मंदिर को लेकर, अब वो राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे में जो जमीन खरीदी का जो मामला सामने आया, ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उस पर अब सियासत तेज नजर आ रही है, लगातार विरोध जो है तेज नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई है, अब उस पर विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आप नेता जो है संजय और पवन पांडे हैं, सपा नेता अरविंद केजरीवाल, इन तमाम नेताओं के खिलाफ अब अगर बात करें तो जो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक, उन्होंने डीआईजी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये बताया कि करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया गया है, बिना सबूत के, बिना किसी आधार के, बिना दस्तावेज के जो है राम मंदिर पर जो ये दोष लगाया गया है, जमीन खरीदी मामले को लेकर, घोटालों को लेकर, अब उसके खिलाफ सियासत तेज नजर आ रही है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 295 की धारा के साथ कार्रवाई करने की इन नेताओं के खिलाफ मांग की है और सारे साक्ष्य भी दिए हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की राम मंदिर आस्था है और अब ऐसे में राम मंदिर जहां जल्द बनने जा रहा है, तो ऐसे में जो लगातार जो विपक्षी नेता है वो अड़चने पैदा कर रहे हैं और राम मंदिर पर बेबुनियाद जो है आरोप लगा रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर बात करें जो आरोप लगाए गए हैं, मुख्यतः अगर बात करें तो जमीन खरीदी की गई है उस पर आप नेता जो संजय है और जो पवन पांडे हैं सपा नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जमीन खरीदी गई है उसका 10 मिनट पहले जो भाव था वो मात्र 2 करोड़ था और उसे 18 करोड़ में लिया गया है। हालांकि जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है वो पूरी आरएसएस को उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है कि क्यों और कैसे वो जमीन इतनी महंगी ली गई है और क्या उसके रेट थे। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं काजल अगर देखे तो जिस कदर राम मंदिर की करोड़ों हिंदुओं को एक दिलचस्पी थी, बनने का इंतजार था और उस दिन को देख रहे थे, लेकिन अब लगातार जो है विपक्ष की तरफ से सियासत तेज नजर आ रही है और एक बार फिर जो है विरोध राम मंदिर को लेकर चालू हो गया है। जी काजल। गणेश, एक तरफ तो ये राम मंदिर का मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को राजनीति करने का एक मौका मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा एक बीजेपी का संवेदनशील मुद्दा इसको कहा जाता है, जो कि खत्म हो चुका था, अब दोबारा से उठ गया है। निश्चित तौर पर देखिए काजल, अगर राम मंदिर मुद्दे की बात करें तो जब राम मंदिर नहीं बन पाया था और उस पर विवादित, वहां पर उस जमीन पर विवाद चल रहा था, तब भी अगर देखें तो सियासत तेज नजर आ रही थी। विपक्ष और पक्ष दोनों ही लगातार हमलावर थे। अगर पक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के बारे में खुलकर लोगों के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं और साथ ही राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त जो है हिंदुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां इसका विरोध भी करती नजर आई हैं और एक बार फिर जब राम मंदिर की नींव अब रखी जा रही है और उसकी स्थापना की जा रही है, जल्द मंदिर बनने को तैयार है, ऐसे में एक बार फिर जो है सियासत तेज नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर काजल यहाँ पर कह सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर सियासत लगातार पहले भी जारी थी और अब भी जारी है। जी काजल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राम मंदिर को लेकर सियासत पहले भी जारी थी और अब भी जारी है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों के पुनर्वास पर और मुआवजे के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस पत्र को सार्वजनिक किए जाने पर बंगाल सरकार ने हैरानी जताई है। गृह विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात से निराश है कि बंगाल के राज्यपाल ने अचानक अपने उस पत्र को लोगों के साथ शेयर कर दिया जिसे उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री को लिखा था। पत्र में लिखी गई बातें सच और तथ्यों पर आधारित नहीं है। गृह विभाग ने कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की कमान निर्वाचन आयोग के हाथ में थी। शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कदम उठाते हुए शांति बहाल की और कानून विरोधी तत्वों पर नियंत्रण किया। राज्यपाल ने 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उठाए गए सवालों के मुद्दे पर जल्द से जल्द बातचीत करने का भी आग्रह किया है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि उन्होंने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि मैं चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर विवश हूं। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि 13 से 15 मई के बीच में कूच बिहार, नंदीग्राम और असम के रणपगली की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन लोगों की मर्मस्पर्शी पीड़ा सुनी थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पसंद के अनुसार मतदान किया था। राज्यपाल ने लिखा कि गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री ने 17 मई को अभूतपूर्व तरीके से निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय में 6 घंटे बिताए। ममता बनर्जी नारद स्टिंग टेप मामले में अपने मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और एफ हकीम, पार्टी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई कार्यालय गई थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से चुनाव के बाद हिंसा के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार करने, कानून व्यवस्था पर बहाल करने के लिए सभी कदम उठाने और पीड़ित लोगों को सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया है। तो ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है ये कोई नया विवाद नहीं है। आपको बता दें कि ये पुराना ही विवाद है और कई मुद्दों पर हमें देखने को मिलता है। कई मुद्दों पर राय ऐसी होती है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की राय मिल नहीं पाती है, दोनों राय अलग अलग होती हैं। राज्यपाल कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं और यही आरोप इसीलिए लगता भी है कि राज्यपाल जो है पक्ष लेते हैं बीजेपी का। ममता बनर्जी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है। इस बार अगर शिकायतों का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है तो उसको सार्वजनिक क्यों कहा गया, ये जाहिर सी बात है। और सवाल भी वाजिब है कि अगर मुख्यमंत्री को पर्सनली कोई पत्र लिखा गया है तो उसको सार्वजनिक करने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी है। तो राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर भी यहाँ पर लग जाता है कि आखिरकार इतनी राजनीति हो क्यों रही है। बंगाल में अब तक चाहे जितनी हिंसाएं हुई या हंगामा हुआ, हत्याएं हुई, उसका आरोप दोनों ही पार्टियां लगातार एक दूसरे पर लगाती रही हैं। बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर वो आरोप लगाती रही है, लेकिन समाधान फिर भी नहीं निकल पाता है। राज्यपाल ने एक पत्र लिखा है, पत्र में साफ तौर पर कई मांगों को उठाया गया है और उन मांगों के जरिए कहा गया है कि इन मांगों को माना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं देती हैं। सीएम ममता को पत्र लिखा गया, उसको सार्वजनिक कर दिया गया है।
और इसी बात पर सीएम ममता को गुस्सा आ गया है कि आखिरकार उस पत्र को सार्वजनिक क्यों किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप क्यों हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए कोई कदम आखिरकार अभी तक क्यों नहीं उठाया। इस पत्र को सार्वजनिक किए जाने के मामले में बंगाल सरकार ने हैरानी जताई है कि इस पत्र को सार्वजनिक क्यों किया गया। अगर आप शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं तो पत्र सिर्फ मुख्यमंत्री तक रहने दीजिए, आप उसको शेयर क्यों करते हैं, दूसरों को क्यों दिखाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। गृह विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात से निराश है कि बंगाल के राज्यपाल ने अचानक अपने उस पत्र को लोगों के साथ शेयर कर दिया। बंगाल का गृह विभाग इस बात को लेकर हैरान है कि इस पत्र को शेयर आखिरकार क्यों किया गया है। हिंसा वहां पर हुई थी लेकिन फिर भी उसके बाद इसको शेयर किया गया, जिससे उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री को लिखा था। पत्र में लिखी गई बातें सच और तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये बंगाल सरकार ने इस बात को नकार दिया है कि जो पत्र में लिखा गया है वो एकदम तथ्यहीन है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, फैक्ट की बात कोई भी नहीं की गई है। गृह विभाग का साफ तौर पर कहना है कि तथ्यों पर आधारित ये पत्र नहीं है, जितनी भी बातें इसमें कही गई हैं कोई आधार उन बातों का नहीं है। गृह विभाग ने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की कमान निर्वाचन आयोग के हाथों में थी। शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने कदम उठाते हुए शांति बहाल की और कानून विरोधी तत्वों पर नियंत्रण किया। राज्यपाल ने 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से उठाए गए मुद्दों पर जल्द से जल्द बातचीत करने का आग्रह भी किया। उन्होंने ममता बनर्जी को लिखे गए पत्र में कहा कि मैं चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, ये कई बातें राज्यपाल के पत्र में कही गई। पीएस पांडे प्रवक्ता टीएमसी के इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएस पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। पीएस पांडे जी, जो पत्र राज्यपाल ने लिखा था मुख्यमंत्री को, कई उसमें शिकायतें लिखी गई। अब आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है कि उस पत्र को सार्वजनिक क्यों किया गया। आखिरकार राज्यपाल ने उस पत्र को लोगों के साथ शेयर क्यों किया है, जिसमें शिकायतें लिखी थी राज्य की, और ममता बनर्जी को वो पत्र सौंपा गया था, उसको अब शेयर कर दिया गया। आपका रिएक्शन? मैडम, मेरा फ्रेम आपके उस पर फ्रेम दिख रहा है मेरा? जी, फ्रेम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पर धनखड़ साहब जो हमारे माननीय राज्यपाल जी हैं, वो पूरे बंगाल के राज्यपाल हैं या भारतीय जनता पार्टी के ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं? क्या हैं आखिर? उनको संवैधानिक गरिमा को कुछ बचा के रखना है या ऐसे ही नीलाम कर देना है? संवैधानिक गरिमा कुछ होती है पद की, चाहे पद पर शेयर बड़ा होता है मैडम, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, शेयर बड़ा होता है। और राज्यपाल का पद बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, और उनको तो कम से कम इस बात को पता होना चाहिए कि किस पत्र को सार्वजनिक करना है, किस पत्र को नहीं करना है, या ये पत्र जो है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिखा जाना चाहिए अगर उनको कोई डिमांड है। ये राज्यपाल जी जो है क्यों लिख रहे हैं पत्र को और उसको सार्वजनिक कर रहे हैं? इसके पीछे राज क्या है? आखिर क्या चाहते हैं वो? ठीक है, आपका जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ इस समय बीजेपी से जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन आई सिंह, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि बंगाल के राज्यपाल पत्र लिखते हैं ममता बनर्जी को, अब उसमें कई शिकायतें होती हैं, मुख्यमंत्री को पत्र सौंपने के बाद उसी पत्र को सार्वजनिक कर दिया जाता है, क्या मकसद इसके पीछे है? काजल जी, आप देखिए कि जिस तरह से बंगाल सरकार जो है ना जिम्मेवार रवैया वहां निभा रही है,
बिल्कुल बंगाल में एक संवैधानिक प्रक्रिया होती वो खत्म हो चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल ऐसे काम कर रही है जैसे कोई सीरिया पाकिस्तान के मुख्यमंत्री काम करते हैं। वो हिंदुस्तान की मुख्यमंत्री नजर आ ही नहीं रही है। वो वहां से आप देखिए, आज 1 महीना या 2 महीने लगभग होने को आए, वहां पर जिस तरह से इन्होंने चुनाव के बाद नरसार करवाया था, लोगों को सरेआम मारा गया था, बलात्कार हुआ, तो घरों में लोगों के लूट हुई, उनके घरों में जलाया गया। आज दिन तक उनके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, ना ही अभी तक जो है ना ये कृत्य करने वाले अरेस्ट हुए हैं, ना उन जो पीड़ित लोग थे उनको कोई मुआवजा अभी तक दिया गया। मतलब उनकी कोई सुध नहीं गई है। तो ये मुख्यमंत्री कौन सी कहाँ की मुख्यमंत्री है? लेकिन कैप्टन आई सिंह टीएमसी का कहना, कैप्टन आई सिंह अब टीएमसी का कहना यह है कि जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल की तरह कम काम करते हैं, बीजेपी नेता की तरह ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल काजल जी, मैं अब आपको बताऊं, राज्यपाल एक स्टेट की बहुत बड़ा जिम्मेवार पद होता है। जब वहाँ की सत्ता अपना ठीक से काम ना करे, वहाँ की मुख्यमंत्री जो है ना तानाशाह बन जाए, तो राज्यपाल का दायित्व बन जाता है कि उस स्टेट की व्यवस्था को ठीक से सुचारू रूप से चलाना। और जब ज्यादा ही बिगड़ने लगती तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है, उस टाइम राज्यपाल ही संभालता है। ये राज्यपाल का दायित्व होता है। गवर्नर इसलिए वहाँ अपॉइंटमेंट होता है कि गवर्नर वहाँ का जितनी मुख्यमंत्री है उससे ज्यादा गवर्नर की जिम्मेवारी होती है, मुख्यमंत्री की उतनी नहीं है। मुख्यमंत्री तो तानाशाह हो सकता है, मगर गवर्नर कभी तानाशाह नहीं हो सकता है। वो पूरे बंगाल की जनता को एक निगाह से देखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से बंगाल को चला रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना दायित्व ठीक से निभा रही है। ठीक है पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे, जब कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं कि मुख्य जो राज्यपाल होता है सबको एक नजर से देखता है, इसीलिए उस पत्र को भी सार्वजनिक कर दिया गया कि अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो पूरे प्रदेश की पब्लिक को पता होना चाहिए। काजल जी, वही मैं पूछ रहा हूँ इनसे, बार बार ये पूछ रहा हूँ कि राज्यपाल जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको संवैधानिक गरिमा के तहत कोई भी काम करना चाहिए। और ममता बनर्जी ने उस दिन 2 मई को भी आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा कोई आज तक राज्यपाल नहीं दिखा हो कि शपथ ग्रहण कराते वक्त वो जो है किस भाषा का प्रयोग किए थे। और ऐसा तो आज तक हमने नहीं देखा। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया, बहुत से राज्यपालों ने शपथ दिलवाया है, लेकिन वो उस समय तो इंगित कर रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे जी, अब एक चीज सुनिए पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे जी, अब ये सुनिए, एक मिनट पीएस पांडे जी, एक सवाल सुनिए। आज से मैं लॉ एंड ऑर्डर देखूंगी, और उस दिन से वो लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, और इनको बताना चाहिए कि जिस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में आया, उसके बाद से क्या क्या हो रहा है। ये पिछली बातों को बार बार उठाते हैं और वहां पर लोगों को भड़काते हैं। ये काम जो है, ये अगर कार्यकर्ता करता बीजेपी का, तो मान लिया जाता कि चलो भाई राज्यपाल, ये जो है बीजेपी का पार्टी है और ये एक मतलब देश स्तरीय पार्टी है, वो जो है अपनी बातों को उठा सकती है, उठाएगी और सड़क पर लड़ सकती है, संसद में लड़ सकती है। लेकिन एक राज्यपाल अगर किसी बात को उठाता है, वो क्षण में नहीं होता मैडम। इसको सारा के सारे प्रदेश नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है पीएस पांडे जी, लेकिन ठीक है पीएस पांडे जी, लेकिन अब बीजेपी का यहाँ पर कहना ये है, सवाल सुन लीजिए, लेकिन पीएस पांडे जी, अब यहाँ पर बीजेपी का कहना ये है कि राज्यपाल जो है वो पूरे प्रदेश को देखता है, वो पूरे प्रदेश की समस्याओं को देखता है। अगर उस पत्र में पूरे प्रदेश भर की समस्याएं लिख दी हैं तो वो पब्लिक को पता होनी चाहिए, इसीलिए पब्लिक को दिखा दिया गया है। ये बीजेपी का तर्क है। मैडम, आप एक सम्मानित चैनल के बहुत बड़ी एंकर हैं, पहले बताइए कि उन समस्याओं का जिक्र कितनी हजार बार किया होगा इन लोगों ने अपने मतलब भाषणों में, और उसके बाद और अभी तक जो है उस प्रकरण को बार बार कुरेद करके किसी घाव को ये लोग भरने नहीं देते हैं। ये लोग घाव जो है बनरखत जानती है, बनरखत, कोई भी घाव जो है बंदर भरने नहीं देता, इसलिए नहीं भरने देता कि उसकी आदत होती है घाव को कू करके वो जो है कुरेदते रहता है। चलिए ठीक है कैप्टन आई सिंह, जवाब दीजिए। ठीक है कैप्टन आई सिंह, अगर एक बात को कह दिया गया तो फिर बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ती है?
कैप्टन आई सिंह बोलिए। ममता बनर्जी एक टीएमसी की मुख्यमंत्री बन के रह गई है। वो पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने आप को शो नहीं कर रही है। वो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वो बिल्कुल जीतने के बाद कैंडिडेट को जब सरकार बन जाती है तो वो पांडे जी चुप कराओ, बोले मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ, आप शांति से सुने करके। तो क्या होता है कि मुख्यमंत्री जब बनने के बाद उसकी जिम्मेवारी फिर ये आ जाती है कि पूरा प्रदेश उसके अंदर होता है, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। मगर ममता बनर्जी जिस दिन से बनी है वो सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री बन के रह गई है। वो पूरे पश्चिम बंगाल की नहीं है। जो उनसे अपने विचार नहीं रखता है वो उसको बिल्कुल वहां लायक नहीं करती। यही हाल वहां पर जो हो रहा है आपने देखा होगा। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मारा गया, काटा गया, घर जलाए गए और तो और महिलाओं लड़कियों के साथ रेप किया गया, क्या ममता बनर्जी ने उसकी जांच कराई? क्या उनको जिनके घर जलाए गए तो उनको मुआवजा दिया? कहीं नहीं। वो सिर्फ एक टीएमसी की जो है ना मुख्यमंत्री बन के रह गई है। और हमारे संविधान में कुछ लूप होल है। लेकिन कैप्टन आई सिंह, राजनीति करने का आरोप लगता है यहाँ पर, गवर्नर पर भी राजनीति करने का आरोप लगता है कि अगर इस तरह की बातें सार्वजनिक की जाती है, अगर शिकायत है मुख्यमंत्री से कहिए, ठीक है। अब वो टीएमसी वाले यही तो बोल रहे हैं, एक मिनट, अब टीएमसी वाले यही बोल रहे हैं कि अगर कोई शिकायत है मुख्यमंत्री से कह दिया आपने, ठीक है, उसका समाधान हो जाएगा, अगर नहीं होता है तब आप सार्वजनिक करिए, ये टीएमसी का कहना है। बिल्कुल। काजल, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। यही तो है कि ममता बनर्जी को अभी तक कम से कम 100 लेटर लिख दिए कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन करें, इसके ऊपर को आप इस पे निगाह करें, मगर वो तो कान में तेल डाल के बैठ गई है कि हमें तो सुनना है तो सिर्फ टीएमसी के लोगों की सुनना है और विपक्ष के लोग हैं उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनना है, चाहे उनके कुछ भी उनके साथ होता रहे। तब राज्यपाल ने आके ये जो है ना लेटर सार्वजनिक किया है कि प्रदेश की जनता जाने कि हम लेटर लिख रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह बन के बैठी है जो विपक्ष के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ये सिर्फ जनता की जो समस्या है वो जनता के बीच में लाई गई है। अगर ये कर देती तो गवर्नर को कहा जरूरत थी ये उसको सार्वजनिक करने के लिए? गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता, गवर्नर एक सरकारी बॉडी का एक मालिक होता है, एक प्रदेश का मुखिया होता है गवर्नर भी, खाली मुख्यमंत्री नहीं होती। मुख्यमंत्री तो तुम हारने के बाद भी बन गई, गवर्नर कोई चुनाव जीत का तो हार जीत से मतलब नहीं रखता। ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान की लूप होल है, जो हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन जाता है। नहीं, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है ही नहीं। जो चुनाव हार चुका वो मुख्यमंत्री किस बात से बन गया? पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे जी, जब एक ही बात को कई बार दोहरा दिया गया है, एक ही बात को कई बार बता दिया गया है और नहीं होती है, वो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जा रहा है। जब जो पानी है सिर से ऊपर चला गया है तब उसके बाद उसको पब्लिकली किया गया है। मैडम, मैं अब अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ बताइए। ये जो बातें उठी थी कि ये कुछ लोग प्रताड़ित किए गए, उसमें वो जब सारा का सारा चिट्ठा जब बाहर आने वाला है, अब बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें बहुत से जगहों पर ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुद घटनाएं की हैं और वो लोग जो है पुलिस के गिरफ्त में होने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि मैं इस आरोप को खारिज करता हूं कि ममता बनर्जी टीएमसी की नेता जरूर हैं लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये हो सकता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठ करके पूरे, लेकिन बीजेपी की नजर में वो सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी की नजर में वो सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री है, प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं है। पीएस पांडे जी सुनिए, पहले बात को सुनिए। बीजेपी की नजर में ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री है, पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, ये इनका कहना है कि वो टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी के द्वारा चुनी गई है, वो पार्टी की नेता है और इस समय पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो सारे लोगों को ये देख रही हैं। अभी 5,000 रुपया उन्होंने किसानों का बढ़ाया, तो क्या जो भाजपा के अगर सारे लोगों को एक नजर से देखा जा रहा है, अगर सारे लोगों को एक नजर से देखा जा रहा है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वहां पर हत्याएं होती रहती हैं, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं, कई सारी बातें जो कि राज्यपाल जो कि राज्यपाल की तरफ से पत्र में लिखी गई है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? पहले ये बताइए, जो पत्र में लिखा गया है वो सब।
वो जो पत्र में लिखा गया है उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसमें बहुत से लेकिन दिखती नहीं है ना, धरातल पर नहीं दिखती है, फिर क्या फायदा? पीएस पांडे जी, जब धरातल पर ऊपर कार्रवाई होती रहे, कागजों में कार्रवाई, एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, कागजों में कार्रवाई होती रहे, दफ्तरों में कार्रवाई होती रहे, अगर धरातल पर नहीं दिखेगी, जिस समय भाजपा के लोग उसमें पकड़े जाएंगे। पीएस पांडे जी सुन लीजिए पहले मेरी बात को, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, किए थे आप लोग, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप बात सुन लीजिए पहले, होने जा रहा है, आप बात पहले सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि कागजों में कार्रवाई हो रही है, भले ही दफ्तरों में भले ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब तक वो धरातल पर दिखाई नहीं देगी उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कागजी कार्रवाई कहलाएगी। धरातल पर दिखनी जरूरी है, इस वजह से तो गवर्नर सवाल उठाते रहेंगे, बीजेपी वाले भी सवाल उठाते रहेंगे, धरातल पर दिख नहीं रहा है ना कुछ भी, कागजी कार्रवाई है सिर्फ। मैडम ये बहुत अर्ली है और सारे जांच पड़ताल किए जा रहे हैं, उसके सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ। और जहां जहां पर इन लोगों ने खुद दंगा फसाद किया है वो लोग भी सामने आ रहे हैं और उसकी फहरिस्त बन रही है। कैप्टन आई सिंह एकदम इत्मीनान से रहिए, सारी पोल आपकी खुलने वाली है, घबराइए मत आप लोग। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल बहुत दूसरे तरह का प्रदेश है। अभी मुआवजा की बात आप कर रहे हैं, हमारे जितने शिक्षक मरे हैं चुनाव आयोग में, आपके योगी जी ने। कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए, कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए, बीजेपी की पोल खुलेगी बंगाल में, जो कुछ हुआ है बीजेपी की पोल सरकार बनने के बाद खुलेगी। ठीक है, सुन लीजिए आप। काजल, बंगाल की अगर जो है ना सही अगर पोल खुली ना तो ममता बनर्जी जो है ना इतनी बड़ी वहां की क्रिमिनल है कि आप देखिए कि वहां बांग्लादेशी, रोहिंग्या लाखों नहीं करोड़ों में इन्होंने बसाए हैं अवैध रूप से, जिनके आधार बनवाए जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है और उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। इवन जो है ना केंद्र की जो राशन योजना वहां तक जो पहुंचती है वो पूरा रोहिंग्यों में और बांग्लादेशियों में बांटा जाता है। और जो वहां के मूल निवासी हिंदू है, जो इनसे जो है ना इनके साथ उनके मत नहीं मिलते हैं, उनको दुश्मन समझती है, उनके घरों में आग लगवाई जाती है, उनके वहां मर्डर करवाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी क्या किसी की पोल खोलेंगी? उनकी तो इतनी बड़ी पोल है कि जिस दिन अगर वो उनके पीछे सीबीआई लग गई ना तो जेल से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मगर ये मानो केंद्र सरकार पता नहीं क्यों जो है ना अभी तक शांत में बैठी है। अगर इस जगह पे कोई नहीं, काजल मेरी एक बार बात, ठीक है बोलिए, मैं वही कह रहा हूँ, पूरा करिए। अगर इस जगह कोई और प्रधानमंत्री होता ना मोदी की जगह, मोदी तो एक शांत प्रिय आदमी है, नहीं अभी तक ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल को नरसार कराया है ना, तो उनकी जगह जेल में थी, मुख्यमंत्री की नहीं थी, उनकी जगह जेल थी और अभी तक वो जेल में होती, जिस तरह से बंगाल को उन्होंने जलाया है। मगर देश का प्रधानमंत्री बहुत शांत प्रिय है, बहुत सोच विचार के रहता है, इसलिए जो है ना शांत जो अभी तक वो बची है। नहीं इस जगह पे कोई और होता ना तो ममता बनर्जी की जगह जेल थी, सीएम की कुर्सी नहीं थी। जिस तरह के उनके कृत्य हैं उनके और उनकी पार्टी के, क्या आप देखिए अभी 4 दिन पहले एक इतना बड़ा वहां जो नरसार हुआ है, सरेआम गली मोहल्ले में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने लोगों के ऊपर पथराव और गोली कांड किया है, ममता बनर्जी के कानों से जू नहीं निकली, इनकी पुलिस नहीं पहुंची। और तो और इनकी पुलिस जो है ना मुख दर्शक बनी देखती रहती, जब तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी और टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ता को मारते पीते हैं, ये मुख दर्शक बन के देखते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो काय की सीएम है, ये सीएम नहीं है। ठीक है पीएस पांडे आपका जवाब, ठीक है पीएस पांडे आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। सारे निराधार आरोप लगा करके तो आप लोग देख लिए, चुनाव हार गए, बौखला चुके हैं। आप ममता बनर्जी को जो जेल में डालने की बात करते हैं, ममता बनर्जी कभी जेल से डरती है क्या? आपको हिम्मत हो तो डाल तो दीजिए, किसने रोका आपको? अगर उनके ऊपर आरोप है तो आपको किसने रोक लिया है? आप डालिए। क्या बात करते हैं कैप्टन सिंह, आप केवल देश को भड़काने का काम करते हैं आप लोग। जेल में कैसे डाला जाएगा? सरकार तो बंगाल में भारत के बीच में, सरकार तो देश में रह करके देश में आग फैलाने का काम करते हैं आप। पीएस पांडे जी, देश में रह करके देश में आग फैलाने का काम करते हैं। ममता बनर्जी को जेल में कैसे डाला जाएगा? ममता बनर्जी को जेल में कैसे डाला जाएगा? सरकार ममता बनर्जी की बंगाल में। आप आ जाइए बनारस में, मैं आपको दिखाऊं। शिक्षित लोग बाहर के आके बसे हुए हैं और रोहिंग्या हो सकते हैं, उनकी जांच मतलब करा दीजिए आप यहाँ पर। यह तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है,
क्या बात कर रहे हैं आप? बार बार जो आप बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रांत है कि जहां डेली नरसार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनी देखती रहती। पहला पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत स्टेट है कि जहां नरसार खुलेआम होते हैं, पुलिस भी देखती है और शासन तो देखता ही देखता है। क्या कहेंगे इसको? यहाँ टोटल एक बहुत बड़ी पॉलिसी चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री जिस तरह से सोच रही है ना कि हम अब इसके बाद जो है ना केंद्र में जाएंगे। अरे केंद्र में आपकी कोई शक्ल नहीं देखेगा। जिस तरह के आपके कारनामे हैं बंगाल में, बंगाल की जनता भुक्तभोगी है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा चुका है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तानाशाह मुख्यमंत्री है जो प्रदेश को चलाना नहीं जानती है। सिर्फ वो उन लोगों के ऊपर ध्यान देती जो उससे सहमत है। अगर उनसे मतभेद रखता है तो उसको वो बंगाल में जीने का अधिकार नहीं देती है। ऐसी मुख्यमंत्री तो हमने अभी तक सीरिया, अमन और पाकिस्तान इनमें सुना था, हिंदुस्तान में नहीं सुना था। मगर पीएस पांडे जी, मेरा एक सवाल है आपसे, उसका जवाब दीजिए। पीएस पांडे जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा कि रक्त रंजित राजनीति का आरोप बंगाल में क्यों लगता आया है, किसी और राज्य में क्यों नहीं लगता है? इस बात का जवाब दीजिए आज। मैडम ये नामी बनिया और बदनामी चोर, ये जो है बंगाल से ज्यादा रक्त रंजित भाजपा के शासित प्रदेश हैं। यही उत्तर प्रदेश में आपको कितनी बता दो, एक भी बता दो किसी भाजपा शासित प्रांत में एक बताओ वहाँ जो है ना एक इस तरह से कोई मर्डर हुआ हो, इस तरह से कोई दंगा हुआ हो। कैप्टन आई सिंह सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। कैप्टन आई सिंह सुन लीजिए, लास्ट रिएक्शन होगा, सुन लीजिए। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए पीएस पांडे जी, क्यों लगातार आरोप? और हमने सिर्फ बंगाल के लिए सुना है, ये बंगाल के लिए सुना जाता है, रक्त रंजित राजनीति बंगाल में होती है। बोलिए जल्दी, छोटा सा रिएक्शन। कैप्टन आईपी सिंह, आपको एक बार में जितना पूछना हो पूछ लीजिए। जब हम बोलते हैं आप भी बोलते हैं। बोलिए बोलिए, आपके पास समय है और समय भी कम है। बोलिए बोलिए पीएस पांडे जी, बोलिए। हाँ मैडम, पूछिए आपका। बोलिए बोलिए, रक्त रंजित राजनीति का आरोप बंगाल पर क्यों लगता आया है? बंगाल के लिए ज्यादा सुना जाता है, बोलिए। मैडम, ये झूठा केवल प्रचार है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि रक्त रंजित प्रदेश पश्चिम बंगाल ही नहीं, उससे ज्यादा जो है आप आकर के आपको एक एक घटनाएं मैं गिना सकता हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को कोई क्यों नहीं कहता कि रंजित प्रदेश है? कोई बात नहीं, जंगलराज कहा जाता है, जंगलराज कहा जाता है, जंगलराज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भी जंगलराज कहा जाता है। ठीक है कैप्टन आई सिंह, आपसे भी ठीक है कैप्टन आई सिंह, आपसे भी लास्ट रिएक्शन होगा। और लास्ट रिएक्शन ये होगा कि गवर्नर ने जो काम किया है, चिट्ठी को पब्लिकली करके, ये उन्होंने गवर्नर की भूमिका निभाई है या फिर एक बीजेपी नेता की? बिल्कुल उन्होंने गवर्नर की भूमिका ही निभाई है। हाँ। गवर्नर की जो दायित्व होता है वो अपना पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। जब वहाँ किसी प्रदेश की सरकार निकम्मी हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए और एक तरफा कार्रवाई करने लगे तो गवर्नर का अधिकार बन जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएस पांडे जी बहुत शुक्रिया, कैप्टन आई सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल की राजनीति पर आरोप रक्त रंजित का आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से लगता आया है। हत्याएं, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इलेक्शन से पहले हो रहा था, आज भी ठीक वैसे ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर